नमस्कार, मैं आप सभी का एक बार पुनः फिर से स्वागत करता हूं और हमारे भारत के भूगोल की सीरीज़ में आज हम भारत का जो हमारा उत्तरी विशाल मैदान है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में जो हमारा मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश है, आज से हम उसका अध्ययन करेंगे। कल तक हमने प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ने का प्रयास किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने उसको लगभग 5 वीडियो उसके ऊपर लिए हैं और छोटी छोटी बातों को भी मैंने जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको कवर अप करने का प्रयास किया है समय की बाध्यता में रह करके, क्योंकि हमको कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ बतानी होती है। अगर उसमें फिर भी कोई चीज़ ऐसी हो जो रह गई हो तो आप प्लीज़ उसे हमें बताएं ताकि हम आप तक उसको आगे की वीडियोज़ में पहुँचा सकें। उम्मीद है शायद आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारे मध्यवर्ती प्लेन्स हैं। आज हम मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश का अध्ययन करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे बस डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, इसलिए ये आप लोगों की समझ में आ सके। संभवतः मुझे लग रहा है कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। हमने देखा है कि हमारे यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से आर्चर शेप में पूरा हमारा ये ऊपर का जो जोन है, ये ए जोन जो है पूरा की पूरा हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर से ले लेता हूँ, यहाँ से इस तरीके से ये हमारा हिमालय प्रदेश है। नीचे की ओर हमने देखा है यहाँ से हमारा प्रायद्वीपीय पठार इस तरीके से विस्तृत है। ये जो हमारा रीजन जो है ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला रीजन है। अब बीच में ये जो मैदानी प्रदेश है इसी को हम मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश या सतलज गंगा का मैदान, सिंधु गंगा का मैदान कह देते हैं, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। अब इसका जो हम अध्ययन करेंगे कुछ बिंदुओं के तहत करेंगे। सबसे पहले तो इसका परिचय देखेंगे, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश का परिचय के बाद हम इसमें देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका उत्पत्ति के कारण क्या रहे और इसका विकास कैसे हुआ, और इस जो पूरा मैदानी प्रदेश है उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं क्या है, इसके कुछ मुख्य फीचर क्या है। फिर उसके बाद हम इसके डिवाइडेशन को देखेंगे। तो हम एक सर्कुलर फॉर्म में, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में हम चलेंगे और प्रयास करेंगे कि इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को हम पढ़ते हुए चलें। मैदानी प्रदेश भी जो फिजिकल डिवीजन है हमारे देश का काफ़ी विस्तृत है। इस पर भी हम लगभग 3-4 वीडियो की सीरीज रखेंगे, प्रयास करेंगे कंसाइज करके इसको आगे बढ़ें। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल की ये हिमालय के बिल्कुल साथ में फैला हुआ है। आजादी से पहले पाकिस्तान हमारे पार्ट था, यहाँ पर पाकिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है। तो इसका विस्तार सिंधु नदी जो है हमारी, जो कि पाकिस्तान में बहती है, सिंधु से लेकर के और यहाँ ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक इसका विस्तार है। मुख्य विस्तार की अगर हम बात करें तो यहाँ तीस्ता नदी तक है, यहाँ तक तीस्ता नदी तक। यहाँ के बाद ये जो मैदान है बहुत संकरे हो गए हैं और इसका विस्तार असम घाटी वाले क्षेत्रों में ही है। पूरा की पूरा रीजन पहाड़ी पूर्वांचल में बहुत सकरी पट्टी के रूप में मिलते हैं, लेकिन हम पढ़ते इसको मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश के अंदर ही है, इसलिए हम इसको सम्मिलित कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र के मोड़ से लेकर के, यानी कि यहाँ से लेकर के बहुत संकरी पट्टी में पूर्वांचल में फैला हुआ है। इसके बाद इसकी चौड़ाई उत्तरोत्तर, यहाँ पर इसकी चौड़ाई ज्यादा है और इधर इसकी चौड़ाई कम होती चली गई इधर की ओर जब हम आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा अरावली वाली टेरिटरी आ जाएगी, देखेंगे हम अभी। इसका विस्तार यहाँ से लेकर पाकिस्तान में भी इस मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश का विस्तार है, पाकिस्तान में सिंधु नदी से लेकर के वहां तक। बात करें हम इसके क्षेत्रफल, इसकी ये तो हमने विस्तार इसका देखा, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। हम पहला बिंदु देखते हैं परिचय, और परिचय में हमने इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ये देखा है। हम इसकी लंबाई की अगर बात करें
तो ये हिमालय के समानांतर लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। चौड़ाई की बात करें तो पूर्व की ओर, पूर्व में ये मैदान अधिक चौड़े हैं, और जैसे जैसे हम पूर्व से इधर पश्चिम की ओर आएंगे इन मैदानों की चौड़ाई उत्तरोत्तर घटती चली जाएगी। कुछ कुछ स्थानों को छोड़ करके ये मैदान फिर सकरा होता जाएगा। यहाँ पर हम बता चुके हैं आपको कि यहाँ पूरी पूर्वांचल की पहाड़ियां, यहाँ पूरा हिमालय है ही हमारा, लेकिन ये जो रीजन है बहुत संकरी पट्टी के रूप में यहाँ पर भी इन मैदानों का विस्तार मिलता है। मुख्यतः जो मैदानी प्रदेश है वो यहाँ से बंगाल वाले रीजन से शुरू होते हैं। तो इनकी अगर हम इस प्रारूप देखें इस पूरे मैदानी प्रदेश का, तो जैसे जैसे हम पूर्व से और पश्चिम की ओर आएंगे तो इस मैदान की चौड़ाई 400 लगभग 500 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट 500 से घटते घटते पूर्व की ओर जब हम आएंगे तो 150 किलोमीटर तक ये रह जाती है। तो ये इसकी कुछ डायमेंशंस हो गई। इसके अलावा इसमें उससे जुड़ी कुछ एक दो बातें और हैं जो मैं आपको बताता सकता हूँ कि ये जो मैदानी प्रदेश है ये हमने इसका परिचय देख लिया। अब हम दूसरा देखेंगे कि इसका निर्माण, उत्पत्ति और विकास किस प्रकार से। अगर कोई ये पूछे, कई बार ये एग्जामिनेशंस में आया है कि भारत की जो भूमि है उसका सर्वाधिक नवीन भूभाग कौन सा है, या कई बार ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नवीनतम भूभाग है। आपको आपके पांचों भौतिक विभाग दे दिए जाते हैं, हिमालय दे दिया जाता है, प्रायद्वीपीय पठार, मैदानी प्रदेश, तटीय मैदान। तो जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, भावावेश ना करके कि उनको लगता है कि हिमालय ही, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि हिमालय हमारे सबसे नवीन, सभी कहते हैं कि भाई हिमालय नवीनतम पर्वत श्रेणी है, नवीन मोड़दार पर्वत है, तो उनको लगता है कि हमारा हिमालय सबसे नवीन होगा। लेकिन अब हम बात आ जाते हैं सीधा मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश पे। हमारे प्रश्न का उत्तर अभी हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। निर्माण की अगर हम बात करें, हिमालय का उत्थान हुआ। हिमालय के उत्थान के फलस्वरूप अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, और हिमालय का जब उत्थान हुआ तो हिमालय से बहने वाली असंख्य नदियों ने, साधारण सी भाषा में समझाने का प्रयास करो तो हिमालय से जो नदियां आती हैं वो अपने साथ सैकड़ों टन मिट्टी आती है, और कालांतर में इन मिट्टियों ने खूब बड़ी मात्रा में हिमालय के अवसादों का जमाव इस मैदान में किया। ये एक द्रोणी यानी कि एक सिंक्लाइन, जिसको हम अभिनति कह देते हैं, उसके रूप में ये पूरा पूरा एक गर्त था। किस किस के बीच में, हमारे प्रायद्वीपीय पठार। और जब हिमालय का उत्थान हुआ, इसको कई विद्वानों ने, चाहे वो सिडनी बुर्रार्ड हो, चाहे वो एडवर्ड स्वेस हो, कई विद्वानों ने कहा है कि ये जो मैदानी प्रदेश था ये पहले 33 महासागर की संकरी छिछली अभिनति के रूप में था। हमारे हिमालय को बताते हैं कि भाई हिमालय जहाँ पर आज है वहाँ पे 33 महासागर की गहरी भूषण नदी का विस्तार था। कई विद्वान इसको बताते हैं कि यहाँ पर भी समुद्र का विस्तार था, ये भी एक निचला रीजन था, लेकिन ये बहुत कम गहरा था। लेकिन जैसे जैसे इसमें दो बातें और सामने निकल के आती कि जैसे जैसे जब हिमालय का विस्तार हुआ, हिमालय का ऊपर उठान हुआ, तो ये जो भाग है, जैसे हमारा हिमालय उठा तो हिमालय के क्योंकि बिल्कुल नीचे वाला रीजन है, तो यहाँ पे एक खिंचाव के फलस्वरूप, जैसे हम यहाँ देखते हैं जिसको हम रैंप वैली कह देते हैं, कि थोड़ी सी आगे के हम बड़े स्तर पर इसको देखते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है उसको हम रैंप वैली कह देते हैं। उसका विस्तार किस तरीके से हुआ, मेघालय के पठार और हिमालय के दोनों के बीच जब वो ऊपर उठे तो बीच का भाग धंस गया, और उसके कारण यहाँ पर एक वैली का निर्माण हो गया जिसको हम ब्रह्मपुत्र घाटी कह देते हैं। ऐसे ही जब हमारा हिमालय उठा तो हिमालय उठने का जो प्रभाव है वो बहुत नीचे तक जाता, यानी कि जो हमारा मैदानी प्रदेश है या जहाँ पर आज मैदानी प्रदेश है, वहाँ जो पहले गर्त बना वो आगे और प्रायद्वीपीय पठार तक भी जा सकता था। लेकिन चूंकि हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भाग जो है, हम पहले भी देख चुके हैं कि गोंडवाना लैंड का भाग है, और गोंडवाना लैंड का भाग होने के कारण अत्यंत दृढ़ चट्टानों से बना हुआ है। और इसके कारण क्या हुआ है कि हिमालय के पड़ने वाले जो प्रभाव को उसने यहीं तक, विंध्याचल की जो श्रेणियां, अरावली की जो श्रेणी, यहाँ तक इन्होंने इसको रोक दिया। और वो जो गर्त बना, हिमालय के खिंचाव से पहले भी गर्त तो था ही, लेकिन उसके फलस्वरूप इसमें अभिवृद्धि अवश्य हुई, और उस अभिवृद्धि को प्रायद्वीपीय पठार ने तो रोक दिया, लेकिन ये एक अभिनति के रूप में
परिणत होता है, हिमालय के उत्थान के समय की अगर हम बात करें। फिर हिमालय से बहने वाली जो नदियां हैं, कुछ हमारी पूर्ववर्ती नदियां हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुछ पूर्ववर्ती नदी क्या होती है, कोई भी नदी किसी भी स्थल खंड के उत्थान से पूर्व यदि उस भूभाग पर बहती है तो उस नदी को हम पूर्ववर्ती नदी कह देते हैं। यानी कि जैसे आज कोई स्थान है, जैसे हमारा जो हिमालय है उससे बहने हमारी जो सिंधु नदी है उस हिमालय के उत्थान से पहले बहती है, और इसके प्रमाण मिलते हैं। जो सतलज नदी है हमारी हिमालय के उत्थान से पहले बहती है। तो ऐसी नदियां जो किसी भी भूभाग के उत्थान से पूर्व बहती हैं और उस स्थान के उत्थान के बावजूद भी वो अपने मार्ग को यथावत रखती हैं, उस स्थान को इरोड करते करते, ऐसी नदियों को हम क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदी या एंटीसीडेंट रिवर। तो कई हिमालय में पूर्ववर्ती नदियां भी हैं और कई नदियों का भी उद्गम हुआ। इन नदियों ने हिमालय को ही काट कर, क्योंकि हिमालय जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वहाँ का ढाल बहुत तीव्र होता है, और अत्यधिक तीव्र ढाल के कारण क्या हुआ है कि आने वाली पूर्ववर्ती नदियों ने, और जब नवीन नदियों का वहाँ विकास हुआ तो उन नदियों ने तीव्र ढाल और बल के प्रभाव से हिमालय का अत्यधिक मात्रा में कटाव किया है, जो आज भी जारी है। और कटाव के फलस्वरूप जो अवसाद इकट्ठे हुए, जो हिमालय के ही अवसाद इकट्ठे हुए, सैकड़ों टन मिट्टी इस मैदान में भरना शुरू किया। धीरे 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 धीरे, यानी कि जो हमारा प्लीस्टोसीन काल है, वर्तमान में जो हमारा काल चल रहा है, अगर भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखें, ये प्लीस्टोसीन, और आज जो वर्तमान में चल रहा है हमारा वो है होलोसीन। होलोसीन काल की उत्पत्ति हम लगभग 10,000 साल पहले से ही मानते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा समय नहीं। भौगोलिक दृष्टि से देखें या भूगोल के समय चक्र की दृष्टि से देखें तो ये बहुत अल्प सा समय है। यानी कि ये जो मैदानी प्रदेश है ये नियोप्लीस्टोसीन काल के निक्षेपों से बने हुए हैं, यानी कि अत्यधिक नवीन संरचना अगर भूगोल के समय सारणी की दृष्टि से देखें तो ये है। और किससे बना है? हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालय के अवसादों से लाए गए, जो हिमालय की नदियां उनके द्वारा लाए गए अवसादों से इस पूरे गर्त को भरा गया है। और ये मैदान, अगर हम बात करें कि इसमें अवसाद कितने जमा है, ये कितना गहरा हो सकता है, यहाँ पर मिट्टी की गहराई कितनी हो सकती है, तो इस बात का ठीक अनुमान लगा पाना मुश्किल है। इस पूरे क्षेत्र में कुछ इस भूभाग में भी कुछ ऊंचे क्षेत्र है जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अन्यथा ये जो यहाँ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला और निचला जो पश्चिमी बंगाल यहाँ का जो क्षेत्र है, ये पूरा इतना ज्यादा आच्छादित है कांप मिट्टी से, जो नदी के द्वारा लाए गए अवसाद से। बात करें हम कांप मिट्टी इस पूरे भूभाग में कई मिनिमम जो जमाव है वो लगभग 400 मीटर के आसपास है। इस वाले क्षेत्र में 400 मीटर का औसत जमाव इस पूरे मैदान में लगभग देखने को मिलता है। और मुख्यतः हम बात करें तो आज तक जितने भी पाताल तोड़ कुएं खोदे गए इस क्षेत्र में, पाताल तोड़ कुएं क्या होते हैं? जिनसे जल स्वतः ऊपर आता रहता है। हम बीए फर्स्ट ईयर में इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जितने भी पाताल तोड़ कुएं खोदने की कोशिश हमारे या फिर जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करने वाले जो लोग हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर समझने वाले लोगों ने इसके अध्ययन के लिए जहाँ पर जब खुदाई करी, तो उन्होंने जहां तक खुदाई करी, जो मुख्य मध्यवर्ती जो प्रदेश है इसका, अभी तक ऐसा कोई कुआं नहीं खोदा गया जिसमें चट्टान आ गई हो और चट्टान का अपने को पुरानी चट्टानों के अवशेष मिल गए। जहां तक खोदा है वहां तक कांप मिट्टी के निक्षेप मिलते गए हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कांप के निक्षेप कितने गहरे हैं। कई स्थानों पर तो ऐसा अनुमान लगाते हैं वैज्ञानिक कि 2 किलोमीटर तक इस पूरे क्षेत्र में, यानी कि लगभग अप्रोक्सीमेट 2000 मीटर की गहराई तक इसमें कांप के निक्षेप हैं। यानी कि नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया गया बहुत बड़ी मात्रा में लाया गया और इसमें बिछाया गया है। तो इसका निर्माण और उत्पत्ति किस आधार पर हुई, ये मैंने समझाने का प्रयास आपको किया है कि पहले ये एक अभिनति के रूप में तो था ही। अभिनति मतलब एक 2 तरह की संरचनाएं होती हैं, थोड़ा सा बताता चलो। एक होता है अपनति, जो ऊंचा उठा हुआ भाग होता है धरातल का, उसको हम कह देते हैं अपनति। और इस तरीके से कोई भूभाग अगर धंसा हुआ हो तो उसे हम कह देते हैं अभिनति। तो ये जो मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश था ये किसके रूप में था? एक भूद्रोणी के रूप में या अभिनति के रूप में था, जिसको भरा किसने? हिमालय से आने वाली नदियों ने, हिमालय के ही अवसादों से, क्योंकि हिमालय से आएंगी तो वहीं की मिट्टी को काट के लाएंगी और कहाँ बिछाना शुरू कर दिया? इस पूरे मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश में।
इसका इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें थोड़े समय के लिए, तो पूरी दुनिया में आज जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है, सबसे नवीन मिट्टी, क्योंकि हर साल क्या है यहाँ पे हम आगे देखेंगे, नदियां जब बाढ़ का पानी लेकर के आती है तो उसमें हर साल नई मिट्टी की एक परत बिछा देती है। पूरी दुनिया में सबसे उपजाऊ प्रकार के जो मैदान है वो हमारे देश में, ये मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश पूरी दुनिया में सबसे फर्टाइल लैंड के लिए जाना जाता है। हमने इसके निर्माण, उत्पत्ति और विकास को भी समझने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ठीक उससे जुड़े हुए जो मत हैं उनके विषय में चर्चा करना यहाँ उपयुक्त नहीं होगा। जो मूल बात है उसको बताने का मैंने आपको प्रयास अवश्य किया है। उम्मीद है शायद आपको समझ में भी जरूर आई हो। एक बहुत मुख्य विशेषता इस मैदान में जुड़ी हुई जो है वो है यहाँ की नदियों का मार्ग परिवर्तन। कुछ साइलेंट फीचर भी हम देखते हुए जाएंगे। मार्ग परिवर्तन से हमारा क्या तात्पर्य है? इस क्षेत्र में बहने वाली अधिकांश नदियां जो प्रमाण मिलते हैं कि अधिकांश नदियां हमारे यहाँ मार्ग बदल, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में अवसाद लाती हैं। अवसाद जब लाती हैं बाढ़ के पानी के साथ तो अवसाद जमा करती जाती है, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि उनके मार्ग में भी अवसाद की मात्रा एक पानी तक ही, क्षमा करना, अवसाद की जो मात्रा होती है एक सीमा तक ही जो नदी का पानी है वो अपने साथ ले जाने की क्षमता रखता है। जब उसके ले जाने की क्षमता के बाहर जब वो हो जाता है तो वो उसको वहां छोड़ देता है। तो बड़ी मात्रा में अवसाद जमा होने के कारण क्या, मार्ग में नदियों के अवरोध पैदा हो जाते हैं। यही तो कारण है कि बिहार में जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने मार्ग बदलने के लिए बहुत फेमस है। कोसी नदी अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसाद लाती है, जमा कर देती है अपने ही मार्ग में, और फिर हर थोड़े से समय अंतराल में उस मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग को पकड़ लेती है, जिससे क्या है बड़ी मात्रा में इसका बाढ़ का पानी चारों तरफ फैल जाता है। हर साल बिहार में कई सारी नदियां हैं जो इस तरह का तांडव रचती हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में पुराने समय से अगर हम जैसे बात करें कि बाबर ने अपने जो आत्मकथा वगैरह है और जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है अपने लेखों में, उसमें पता चलता है कि जो रावी और ब्यास नदियां जो है, रावी, ब्यास, झेलम, जहां पर ये जो मिलती हैं वो पहले जहां पर मिलती थी आज उससे 100 किलोमीटर, मतलब जहां पर आज मिल रही है वहां से 100 किलोमीटर पूर्व में था वो स्थान। सिंधु नदी आज जहां बह रही है, आज जो वर्तमान उसकी स्थिति है, ऐसा भी कई लोग प्रमाण देते हैं कि सिंधु नदी का जो पहले प्रवाह क्षेत्र था वो यहाँ से होता हुआ कच्छ के, इधर से बहता हुआ कच्छ के रण की तरफ था। और ये जो पूरा रीजन है, कच्छ का रण वाला जो रीजन है, इसका प्रादुर्भाव भी पहले नहीं हुआ था। इसकी उत्पत्ति कब हुई है? ये बाद में नदियों के अवसाद से बने, जैसे ये कच्छ का रण हो गया, इसके अलावा जो डेल्टाई क्षेत्र है गंगा का यहाँ पे वो, इसके अलावा बंगाल का जो निचला रीजन है उसका विस्तार पहले नहीं था। वहां पर ये जो भाग है पहले द्रोणी के रूप में थे, लेकिन नदियों के अवसाद से, जैसे आप इस बात का अनुमान इस चीज से लगा सकते हो कि गंगा नदी ने अपने अवसादों के माध्यम से समुद्र में एक नया द्वीप बना दिया जिसको मूर आइलैंड कहते थे, मूर द्वीप। आप इसको लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद भी रहा, न्यू मूर आइलैंड को लेकर के। तो अवसाद की मात्रा कितनी, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं। जो कच्छ का रण है उत्तरी गुजरात में, इसकी उत्पत्ति भी नदियों के अवसाद से हुई है, बाद में कुछ संवलन की क्रिया के द्वारा हुई है। तो सिंधु नदी के लिए ऐसा कहते हैं कि वो पहले कच्छ के रण में गिरती थी, ऐसे कई वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं। सरस्वती नदी के लिए ऐसा कहते हैं, कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि हमारी जो आज की यमुना नदी हम जिसको कहते हैं वो पहले सरस्वती के रूप में कहाँ से बहती थी, यहाँ से हमारे बीकानेर से होते हुए पूरे राजस्थान में इसके प्रभाव प्रमाण मिलते हैं। आज भी सरस्वती नदी के प्रभाव प्रमाण हमारे देश में, हमारे राजस्थान में मिलते हैं। तो कई विद्वानों का ऐसा मानना है, भूगोलविदों का, कि जो वर्तमान में यमुना नदी है वो ही सरस्वती के रूप में राजस्थान से बहती थी। लेकिन मार्ग परिवर्तन के कारण फिर उसने अपना मार्ग परिवर्तन किया और वो गंगा में जाकर के मिलने लगी। इसके अलावा सिंधु की हमने बात कर ली, रावी, चेनाब और झेलम की भी हमने बात करी। कोसी नदी के तो वर्तमान में भी हम उदाहरण देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी से भी जुड़ा हुआ ऐसा ही एक उदाहरण है। तो हिमालय की नदियां जो हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में अवसाद अपने साथ लाती हैं, तो अपने मार्ग को बदलती रहती है, अपने मार्ग का जो प्रारूप है उसको बदलती रहती है, और ये वर्तमान में भी धीरे धीरे जारी रहता है। हम इसको जब अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे के कारण को समझने का भी हम
प्रयास जरूर करेंगे। मुझे उम्मीद है अपन ने जहाँ तक पढ़ा है वो शायद आपको समझ में आया होगा। अब बात करूँ इसके विभाजन की। मैं चीजों को बहुत शौक से लेने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। विभाजन की अगर हम बात करें तो इसको हम 3 प्रारूपों में बांट देते हैं। हम किस हिसाब से इसका अध्ययन करेंगे, एक आउटलाइन ले लेते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करें, आगे की जो स्टोरी होगी, कहानी जो भी होगी, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी एक आउटलाइन तैयार कर लेते हैं। हम इसका जो विभाजन करते हैं वो निम्न हिसाब से इसका करते हैं। भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, कांप निक्षेप की अगर हम बात करें तो इसको हम दो रूपों में पढ़ देते हैं, खादर और बांगर। इसके अलावा रेत या कल्लर, इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है। बेट, इससे जुड़े कोई और भी बहुत सारे नाम हैं जो हम देखेंगे। इनका छोटा छोटा इंट्रोडक्शन देते हुए चलें, फिर अगली कक्षा में इनके बारे में चर्चा करेंगे। भावर प्रदेश जो है हिमालय के पूरे समानांतर, यहाँ से लेकर जहाँ से भी हमारी हिमालय श्रेणियों का विस्तार है उसके समानांतर 10 से 15 किलोमीटर की श्रेणी में क्या है, उसका फुटहिल्स रीजन है, जहाँ पर कंकड़ पत्थर बड़े अवसाद पड़े रहते हैं जिनके नीचे से जल बहता है। तराई प्रदेश भावर प्रदेश के बिल्कुल समानांतर उसके नीचे 10 से 15 किलोमीटर की पट्टी है, जहाँ पर नदियों का जल बिखर के बहता है और एक दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। कांप प्रदेश, खादर नए कांप के क्षेत्र होते हैं, बांगर पुराने कांप के निक्षेप होते हैं जहाँ पर बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता। अब इनसे जुड़ी हुई जो बातें हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। मैंने प्रयास किया है कि आपको इस मैदानी प्रदेश से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें मैं आपको समझाऊं। उम्मीद है मैं इस कार्य में सफल भी रहा हूँ। आप अपने सुझाव और कैसा वीडियो लगा हमें ज़रूर बताएं। बहुत धन्यवाद।